मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे। यहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। मंत्रियों ने जय श्री राम के नारे लगाए। कैलाश विजयवर्गीय ने बस में ही भजन गाया। सीएम मोहन यादव के साथ पूरे मंत्रिमंडल ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि अयोध्या आना उन सभी का सौभाग्य है। साथ ही उन्होंने जनता और गरीबों के हित में काम करने के लिए प्रभु से आशीर्वाद लेने की बात कही। ये तस्वीर आपके सामने। मोहन यादव अपने पूरे कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। ऐसा लगा जीवन धन्य हो गया। प्रभु राम का दर्शन ये कई जन्मों के पुण्य प्रताप का प्रसाद होता है और आज हमने अयोध्या में आके भगवान राम के गर्भगृह में बनने वाले नवनिर्माणाधीन मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन किए। ऐसा लगा साक्षात प्रभु स्वयं अपने रूप में विराजमान है। मेरी अपनी ओर से बाबा से यही कामना है, बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ कि भगवान राम सब पे कृपा करे, बाबा महाकाल सब पे कृपा करे और हमारी सनातन संस्कृति की ध्वजा ऐसे ही लहराती रहे। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी हिंसा के बाद अब उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में हैं। उत्तराखंड सरकार ने साफ कर दिया है कि हिंसक प्रदर्शन या किसी विरोध प्रदर्शन में सरकारी या फिर किसी निजी संपत्ति को नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार जल्द ही इसे लेकर के कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत दंगाइयों से ही नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी। धामी कैबिनेट में इसे लेकर के विशेष ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जानकारी के मुताबिक ऑर्डिनेंस के जरिए एक्ट बनाया जाएगा और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद राज्यपाल के अनुमोदन का लिया जाएगा। जो दंगे होते हैं या फिर प्रदर्शन होते हैं, कोई भी किसी भी तरह का आंदोलन होता है, इसमें भीड़ अगर उग्र होकर के किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है तो उसके लिए विशेष ट्रिब्यूनल बनेगा जो मुआवजे को लेकर के फैसला लेंगे कि दंगाई से कितना मुआवजा वसूलना है और पीड़ित को देना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी शेयर की। उन्होंने लिखा कि प्रदेश की शांति व्यवस्था भंग करने वालों की अब खैर नहीं। दंगों और अशांति फैलाने के मामले में सख्ती से रोक लगाने के उद्देश्य से आज कैबिनेट बैठक के दौरान एक विशेष ट्रिब्यूनल के गठन को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। दंगों के दौरान होने वाले सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति दंगाइयों से ही की जाएगी। प्रदेश की शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और एक ऐसी नजीर बनाएंगे जिससे देवभूमि की पवित्र भूमि को कलंकित करने वाले दंगाइयों की पीढ़ियां भी वर्षों तक याद रखेगी। ये तमाम बातें कही गई है पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी मार्लेना ने साल 2024-25 के लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। आतिशी ने बजट में 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने की घोषणा की। इसके लिए सरकार महिला सम्मान योजना लाई गई है। आतिशी ने विधानसभा में बजट के दौरान अपने भाषण में कहा कि अब तक अमीर का बच्चा अमीर होता था, गरीब का बच्चा गरीब ही रह जाता था। ये राम राज्य की परिकल्पना के उलट था। केजरीवाल सरकार ने इसे बदला है। आज मजदूरों के बच्चे भी मैनेजिंग डायरेक्टर बन रहे हैं। अब आपको बजट की 4 बड़ी बातें बता देते हैं। पहला है दिल्ली में राम राज्य। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि सभी लोग भगवान राम से प्रेरित हैं और साथ ही कहा कि दिल्ली सरकार 9 साल से राम राज्य का सपना पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत लगातार कर रही है। हमने दिल्ली के लोगों को खुशहाली देने की कोशिश की है और अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन हमने पिछले 9 साल में काफी कुछ कर भी लिया है। अब दूसरा क्या है? स्कूली शिक्षा पर फोकस करना। आतिशी ने दिल्ली में स्कूल मॉडल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने पुरानी चीजों को बदल दिया है। अब दिल्ली में मजदूरों के बच्चे मैनेजिंग डायरेक्टर बन रहे हैं। केजरीवाल सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले 2121 बच्चों ने जेईई और एनईईटी के एग्जाम पास किए। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। 2015 से शिक्षा बजट को दोगुना करने का भी जिक्र उन्होंने किया। आतिशी ने कहा कि शिक्षा के लिए 16,396 करोड़ का बजट रखा गया। तीसरी बड़ी बात है इस बजट की कि दिल्ली की बदलती हुई तस्वीर। दिल्ली की वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 में दिल्ली की जीएसडीपी 4.95 करोड़ थी और पिछले 10 साल में ये तकरीबन 2.5 गुना बढ़कर के 11.08 लाख करोड़ हो गई है। प्रति व्यक्ति आय 2014 में 2.47 लाख सालाना थी और अब ये बढ़कर के 4.62 लाख हो गई है। उन्होंने कहा कि ये केजरीवाल सरकार का 10वां बजट ही नहीं बल्कि 10 सालों में दिल्ली की बदलती हुई तस्वीर है।
चौथी बड़ी बात इसकी, अरविंद केजरीवाल सरकार ने बजट में महिलाओं को लुभाने के लिए प्रावधान दिया है, जिसमें 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की घोषणा हुई। इसके लिए सरकार महिला सम्मान योजना लेकर के आई है। आज का जो बजट था वो राम राज्य की अवधारणा से प्रेरित था। हम अच्छे अस्पताल दे रहे हैं, अच्छे स्कूल बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दिल्ली के गांव में जो सड़कें हैं वो थोड़ी सी अनदेखी रह गई थी। इस बार उसके लिए हमने अलग से बजट का प्रावधान किया है और दिल्ली के गांव देहात की सड़कों की तरफ ध्यान दिया जाएगा, वहाँ की सड़कों के निर्माण को जोर शोर से कराया जाएगा। अब दिल्ली में 18 साल से ऊपर की हर महिला के लिए, चाहे वो हमारी छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, चाहे कोई माता हो, हर एक के लिए हर महीने 1000 रुपये का इंतजाम कर दिया। हर महीने उनके अकाउंट में 1000 रुपये जाएंगे। कि दिल्ली की रेवेन्यू ग्रोथ का, रिमार्केबल रेवेन्यू ग्रोथ का नतीजा है कि जीएसटी कॉम्पेंसेशन खत्म होने के बाद भी हम अपने रेवेन्यू को पिछले साल के लेवल से इंक्रीज कर पाए। बिकॉज बजट एस्टिमेट, हालांकि पिछली बार थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन जो फाइनल एस्टिमेट है बजट का वो 74,900 करोड़ है और इस बार उसको 1100 करोड़ रुपए बढ़ा के 76,000 करोड़ का हमने बजट अनुमान किया है। आप किसी और राज्य में देख लीजिए, कोई और राज्य नहीं है जिसने अपना जीएसटी कॉम्पेंसेशन खत्म होने के बाद अपना बजट डेफिसिट लोन लेके, डेट लेके पूरा ना किया हो। दिल्ली एक इकलौती सरकार है जो अपने रिसोर्सेज रेज करती है, ईमानदारी से रेज करती है और बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, बस यात्रा, तीर्थ यात्रा सब कुछ फ्री देने के बाद भी फिस्कल सरप्लस में रहती है। देखिए, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल INLD के प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी हत्याकांड में कार्रवाई जारी है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 2 शूटर्स को गोवा से गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF की ज्वाइंट टीम ने सौरभ नांगलोई और आशीष उर्फ बाबा नांगलोई को पकड़ा है। इस एक्शन के बाद हरियाणा सरकार के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि 2 शूटर्स पकड़े गए, बाकी भी पकड़े जाएंगे। वहीं परिवार को धमकी देने वाले को राजस्थान से पकड़ा गया। अनिल विज ने इसके लिए पुलिस की तारीफ भी जमकर की है। आपको बता दें, नफीस सिंह राठी की 25 फरवरी को बहादुरगढ़ में गोली मारकर हत्या हुई। 28 फरवरी को लंदन में बैठे गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हत्या की जिम्मेदारी ली। 2 दिन पहले हरियाणा पुलिस ने 4 शूटर्स की फोटो जारी की, यानी तस्वीर जारी की। पुलिस ने नाडौल के रहने वाले दीपक उर्फ नकुल सांगवान, आशीष उर्फ बाबा नांगलोई, अतुल नजफगढ़ और सौरभ नांगलोई पर 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा था। इनके विदेश भागने की आशंकाओं के बीच गुवाहाटी एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही राठी और उनके कार्यकर्ता जयकिशन की 25 फरवरी को बहादुरगढ़ के वराही रेलवे फाटक पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, आप जानते हैं, और इसके बाद परिवार ने भी जान का खतरा बताया। नफीस सिंह राठी की हत्या के 3 दिन बाद 28 फरवरी को गैंगस्टर कपिल उर्फ नंदू ने इसकी जिम्मेदारी ली और इसको लेकर के उसने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया। पोस्ट के साथ गैंगस्टर ने एक फोटो भी डाली जिसमें राठी गैंगस्टर मंजीत महाल की फोटो थी। जो इस हत्या के पीछे षड्यंत्रकारी लोग, जिन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा, वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो पता नहीं कल किसके खिलाफ षड्यंत्र रचते, हमारे परिवार में किसके ऊपर हमला हो जाए। तो हमें तो वो षड्यंत्रकारी लोगों की जानकारी चाहिए। शूटर पकड़े हैं पुलिस ने, अच्छी बात है, और औरों को भी पकड़े भाई। इतना वातावरण खराब कर दिया, लोगों को जीना ही मुश्किल हो गया है, लेकिन जो षड्यंत्रकारी हैं उनको सामने लाए। चलिए, राजनीति में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में पहुंच चुकी है। राहुल की न्याय यात्रा आज शिवपुरी, गुना, रायगढ़ होते हुए बवारा पहुंची। यहां पर राहुल गांधी खाट पंचायत में शामिल हुए और अपना संबोधन दिया। इस दौरान तकरीबन 200 किसान खाट पंचायत में मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी क्रांतिकारी काम करती है। हम आजादी के लिए लड़े, हरी क्रांति के लिए लड़े, सफेद क्रांति के लिए लड़े, कंप्यूटर रेवोल्यूशन दिया। अब हम जाति जनगणना के लिए लड़ने जा रहे हैं और हम रुकेंगे नहीं।
जब तक हिंदुस्तान का एक्सरे और एमआरआई हो जाए। और हम आपकी मदद चाहते हैं कि आप हमारी मदद करके ये काम करवा दें। ये मैं आपसे कहना चाह रहा था, नफरत के बाजार में आप सबको मोहब्बत की दुकान खोलनी है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले की ओर से लखनऊ में संविधान सम्मान रैली का आयोजन किया जाएगा, जिससे पूरे प्रदेश के आरपीआई कार्यकर्ता जुटे रहे। रैली की तैयारियां तकरीबन 1 महीने से चल रही है। मेदांता अस्पताल के पास अवध विहार योजना मैदान में इस रैली की तैयारी हो रही है और इसके माध्यम से आरपीआई उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत दिखाने जा रही है। 29 फरवरी को लखनऊ में प्रदेश पदाधिकारी सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रामदास आठवले ने संविधान सम्मान रैली की घोषणा की थी और इसके बाद से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के ग्रामीण, शहरी, कस्बों में बैठक के जरिए संविधान सम्मान रैली में कार्यकर्ताओं को आने का निमंत्रण दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि आरपीआई एनडीए गठबंधन में है और वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार में हिस्सेदारी की मांग भी की जा रही है। इतना ही नहीं, संविधान सम्मान रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी को भी संविधान सम्मान रैली में आमंत्रित किया गया है। जो अपोजिशन है, जो इंडिया आघाड़ी के लोग हैं, ये कांग्रेस वाले, समाजवादी पार्टी वाले हैं, ये लोग हमेशा टीका टिप्पणी करते हैं कि भाई संविधान बदलेंगे। जिस मोदी ने संविधान को माथा टेका है, जिस संविधान ने संविधान का हाथ रखकर शपथ ली है, वो मोदी जी संविधान कैसा बदल सकते हैं? और संविधान बदलने जैसा नहीं है। संविधान में अमेंडमेंट हो सकती है, नए कानून बन सकते हैं, लेकिन संविधान मजबूत है और ये संविधान का सम्मान सभी ने करना चाहिए। और हमारी सरकार, मोदी जी, बीजेपी, योगी आदित्यनाथ जी, हम सब लोग संविधान का सम्मान कर रहे हैं, इसीलिए आज की रैली आयोजित की है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में कॉलेज के 3 छात्राओं पर एसिड अटैक किया गया। हमलावर को पकड़ लिया गया है। मंगलुरु शहर के पास कदबा में सरकारी कॉलेज के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता का चेहरा गंभीर रूप से झुलस गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक 3 छात्राएं प्री यूनिवर्सिटी यानी क्लास 23 तक की हैं। हमलावर ने मास्क और टोपी पहना हुआ था। छात्राएं एग्जाम हॉल में दाखिल होने ही वाली थी और तब हमलावर ने इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़िताओं ने मदद की गुहार लगाई तो वहीं छात्राएं उसकी तरफ भागी। हमलावर भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी की पहचान अबीन के रूप में हुई है, जो कि केरल का रहने वाला है। पुलिस की ओर से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक स्टेटमेंट सामने नहीं आया है और इस वारदात के बाद इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हुए देखिए, नोट लेकर के सदन में वोट दिया तो मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों को कानूनी छूट देने से इनकार कर दिया है और 26 साल पुराना फैसला पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी को भी भ्रष्टाचार करने की छूट नहीं दी जा सकती है और न ही किसी को कानूनों का उल्लंघन करने का विशेषाधिकार है। वोट फॉर नोट केस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े फैसले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का रिएक्शन आया। पीएम ने लिखा, स्वागतम। देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने वोट के बदले नोट मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब अगर सांसद पैसे लेकर सदन में भाषण या वोट देते हैं तो उनके खिलाफ केस चलेगा, यानी अब उन्हें इस मामले में कानूनी छूट नहीं मिलेगी। वोट फॉर नोट केस पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन आया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, स्वागतम। माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह बड़ा फैसला है जो कि साफ सुथरी राजनीति को सुनिश्चित करने के साथ समूची व्यवस्था में लोगों के विश्वास को और गहरा करेगा। अब जानिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या कहा है। वोट के लिए रिश्वत लेने पर मुकदमा चलाया जा सकता है। सांसदों, विधायकों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट छूट से असहमत, ये सर्वसम्मति का फैसला है। सीजेआई ने कहा कि हम पीवी नरसिम्हा के उस फैसले से सहमत नहीं हैं, जिसमें सांसदों और विधायकों को सदन में भाषण देने या वोट के लिए रिश्वत लेने के लिए मुकदमे से छूट दी गई थी। 1998 में 5 जजों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से तय किया था कि ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो वहीं अक्टूबर में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि रिश्वतखोरी कभी भी मुकदमे से छूट का विषय नहीं हो सकती है। अब आपको समझाते हैं 1998 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने क्या दलील दी थी।
वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था फैसला। 5 जजों की संविधान पीठ ने सुनाया था फैसला। 3-2 के बहुमत से सुनाया गया था फैसला। संसद और विधानसभा में वोट या भाषण के बदले रिश्वत का था मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जनप्रतिनिधियों पर इसके लिए केस नहीं चलाया जा सकता। इस मसले पर 1998 में 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था, लेकिन अब 26 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया है। केंद्र सरकार की दलील भी जानिए। रिश्वतखोरी मुकदमे से छूट का विषय नहीं, सांसद विधायक कानून से ऊपर नहीं, संसदीय विशेषाधिकार का मतलब ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की दलील भी जानिए। सांसद विधायकों को सदन के भीतर बोलने की पूरी आजादी। सदन के भीतर कुछ भी बोलने पर सांसदों विधायकों पर कानूनी कार्रवाई नहीं।